हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में मैंने सीडीपी के उन इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है जिनसे सीटेट के एग्ज़ाम में हर बार 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पार्ट 2 है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग उससे पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो को भी देखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 5-6 से प्रश्न जरूर आएंगे। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहें। पहला क्वेश्चन है, स्वलीनता यानी ऑटिज्म विकार से जूझ रहे विद्यार्थियों की प्रायः कौन सी दृढ़ समर्थता है। स्वलीनता में व्यक्ति जो है अपनी बात को दूसरे के सामने सही तरीके से नहीं रख पाता, यानी उनमें जो है संप्रेषण कौशल का अभाव रहता है। और इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि व्यक्ति अगर कोई भी चीज़ पढ़ता है या किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेता है तो वो डीप जानकारी लेता है। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। विवरणों के प्रति सजगता, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल, एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ये आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट है, तो आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और इस वीडियो से आपका संपूर्ण सीडीपी का रिवीजन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है। सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अवधारणा न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार यानी ADHD, स्वलीनता, पठन वैकल्य और गुणज वैकल्य। गुणज वैकल्य जो है आपकी गणितीय संक्रियाओं से संबंधित विकार है। पठन वैकल्य जो है ये पढ़ने से संबंधित विकार है। इसमें व्यक्ति जो है सा को वाज पढ़ता है और वाज को शा पढ़ता है, यानी पढ़ने से संबंधित विकार। स्वलीनता मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार यानी ADHD से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं। उच्च एकाग्रता, आवेगशीलता, कार्य क्षेत्र में व्यवस्थितता यानी संगठन, लंबे समय तक स्थिर रहने की योग्यता। अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, यहाँ पे क्या आ रहा है शब्द अतिक्रियाशीलता, यानी बहुत ज़्यादा वो क्रियाशील है, उसके आवेग जो है उसमें बहुत ज़्यादा आवेगशीलता है जिससे वो बार बार अपने विचारों को बदलता रहता है। कोई व्यक्ति कुछ भी कहता है तो वो बिना सोचे समझे रिस्पॉन्स करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। इसमें जो है एकाग्रता की कमी होती है। निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य, वाचन वैकल्य, गति समन्वय वैकल्य। अक्षरों और शब्दों को पढ़ने यानी पढ़ने से संबंधित विकार। गुणज वैकल्य जो है गणितीय संक्रियाओं से संबंधित विकार है। लेखन वैकल्य ये लिखने से संबंधित विकार है। वाचन वैकल्य यानी पढ़ने से संबंधित विकार। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है।
कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? मानकीकृत बुद्धि लब्धि का परीक्षण, बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, साल के अंत में परीक्षाएं, केस अध्ययन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, मानकीकृत शब्द मैंने आपको कई बार बताया है कि ये निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। बहुविकल्पी वाले सवालों पर आधारित परीक्षण नहीं करना है आपको, ये भी गलत हो गया। साल के अंत में परीक्षा, ये गलत है। आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है या रचनात्मक मूल्यांकन करना है या परीक्षाएं कराना है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, ना कि साल के अंत में या अर्धवार्षिक परीक्षा। ये निगेटिव टैग वर्ड है। एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्य की क्या विशेषता है? पठन वैकल्य यानी पढ़ने से संबंधित विकार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। लेख के बोध कठिनाई, चलने में कठिनाई, मौखिक संप्रेषण में कठिनाई, खाने में कठिनाई। आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए, मैं आप लोग के कमेंट देखती हूँ। लेख के बोध में कठिनाई, बोध यानी जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने में कठिनाई, तो यानी पढ़ने से संबंधित विकार, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? लचीला पाठचर्या, अधिगम के लिए बहुत संवेदी उपागम, विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण, अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बाधक बन सकता है यानी निगेटिव वाला ऑप्शन आपको बताना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका कैसा है? निगेटिव है। लचीला पाठचर्या, ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो आपका उत्तर नहीं होगा। अधिगम के लिए बहुत संवेदी उपागम, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण, वर्गीकरण, ये क्या है? निगेटिव है। अंक के आधार पे या किसी भी आधार पे बच्चों को आपको समूह में नहीं बांटना है, न वर्गीकरण करना है, यानी ये क्या है आपका? निगेटिव। तो क्वेश्चन जब निगेटिव हो तो निगेटिव वाला ऑप्शन सही होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 4 को भी देख लेते हैं। अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग। रचनावादी शब्द जो है ये आपका पॉजिटिव है। पिछड़े वर्गों में आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाए। अलग संकाय में आपको नहीं पढ़ाना है, उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किया जाए, उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, केवल शब्द आपका जो है वो निगेटिव टैग वर्ड है, मैंने आपको कई बार बताया है, तो ये तो आपका गलत हो गया। उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाए, तो ये भी आपका गलत है। उनके लिए ट्यूशन लेना क्यों अनिवार्य करेंगे आप उन्हें विद्यालय में पढ़ाइए। उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किया जाए, आपको अनदेखा नहीं करना है, ये भी जो है वो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 सही है, उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए।
शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करे, रूढ़िवादी और नवीकरणों को बढ़ावा दे, योग्यता के बारे में सत्व धारणा को पोषित करे, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दे। देखिए, प्रतिस्पर्धा निगेटिव टैग वर्ड है, गलत। योग्यता के बारे में देखिए, योग्यता के आधार पे आपको बिल्कुल भी बच्चों को कुछ भी नहीं करना है, ना वर्गीकरण करना है, ना उनको समूहों में बांटना है। आप ये सब क्या है, निगेटिव है। रूढ़िवादी शब्द क्या है, निगेटिव है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे। एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? योग्यता आधारित अलगाव, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर अधिक बल, सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण, अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल। योग्यता आधारित अलगाव, ये निगेटिव है, गलत हो गया। प्रतिस्पर्धा, ये भी क्या है, निगेटिव है। अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल दिया जाए, तो ये भी गलत है। आपको बच्चों को सिखाना है, सिर्फ पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कराना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है, सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण। विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधक के रूप में, तो बिल्कुल गलत है। हर व्यक्ति में जो है व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, तो इसे आप बाधा के रूप में नहीं ले सकते हैं, ये गलत है। अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में, अभिसारी चिंतन आपका निगेटिव है, अपसारी चिंतन जो है ये पॉजिटिव है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में, ये भी गलत है आपका। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, विकास प्रक्रिया के प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में। निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? समता, समानता, अलगाव, पक्षपात। तो देखिए, पक्षपात और अलगाव ये दोनों क्या है, निगेटिव है, तो ये गलत हो गया। समता और समानता दोनों में डिफरेंट क्या है? अब मान लीजिए कि 4 बच्चे हैं, अब इनमें से कोई बच्चा है जिसे कम दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, एक बच्चा है जिसे कम सुनाई दे रहा है, जो कम सुन रहा है, ठीक। अब आप क्या कर रहे हैं कि सभी को एक साथ शिक्षा दे रहे हैं एक ही क्लास में, जिसे हम लोग कहते हैं कि एक साथ सभी बच्चों को शिक्षा देना। और समता मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जैसे इस बच्चे को कम दिखाई दे रहा है, तो आप इसके लिए एक चश्मा बनवा दीजिए, और ये बच्चे को जिसे कम सुनाई दे रहा है उसके लिए एक कान की मशीन दिला दीजिए। फिर उसके बाद इनको एक समान कक्षा में पढ़ाइए, तो ये समता कहलाता है। तो समानता और समता में डिफरेंट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, समावेशन की विचारधारा जो है वह समता पर आधारित है। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है? अनम्य पाठचर्या, अनम्य मीन्स होता है कठोर,
कठोर शब्द आपका निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो गया। दुर्गम इमारती संरचना जो है समावेशन हेतु नहीं जरूरी है तो उचित समायोजन जरूरी है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। एक समावेशी कक्षा में स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? बताइए क्या प्रभावी होगा? अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, उन्हें स्वयं को बड़े समूह के सामने व्यक्त करने को कहना, उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। विशिष्ट संकाय यानी विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना, तो ये बिल्कुल गलत है भाई। स्वालीनता से अगर जूझ रहा है तो भी आपको उन्हें सामान्य कक्षा में पढ़ाना है, तभी वो समावेशी कक्षा कहलाएगा। उन्हें स्वयं को बड़े समूह के सामने व्यक्त करने को कहना, स्वालीनता से जूझ रहा है यानी उसमें जो है संप्रेषण की प्रॉब्लम है, वो अपनी बात को दूसरे के सामने सही तरीके से नहीं रख पाता। तो इससे क्या होगा, जब आप उसे बड़े समूह के सामने कुछ कहने के लिए कहेंगे, वो सही से नहीं कह पाएगा, तो उसमें हीन भावना का विकास होगा, तो ये आपका गलत हो गया। कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, तो ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है, अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? देखिए, एग्जाम टाइम में क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला कि आपको आंसर पता हो, आप डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको आंसर नहीं पता है या फिर कंफ्यूजन है, तो आप बाकी 3 ऑप्शंस को गलत कर दीजिए। जो ऑप्शन एक बचेगा वही आपका आंसर होगा। विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, केवल शैक्षिक गतिविधि के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, सत्र के अंत में परीक्षा और कक्षा पदोन्नति। आप लोग इस क्वेश्चन को जो है निगेटिव टैग वर्ड की सहायता से सॉल्व करिए। क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं निगेटिव टैग वर्ड की सहायता से? देखिए, एक दूसरे से तुलना करना ये बिल्कुल गलत है, निगेटिव है, तो ये गलत हो गया आपका। केवल शब्द क्या है? निगेटिव टैग वर्ड, तो ये भी गलत हो गया। सत्र के अंत में परीक्षा, ये भी क्या है? निगेटिव है, तो ये भी गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन आपके जब गलत हो गए तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। मैंने आपको सीटेट पास करने की 5 टिप्स बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके सीटेट में अभी जो भी स्कोर आ रहा होगा उसमें कम से कम 10 से 15 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए। बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना जो है सतत और समग्र मूल्यांकन कहलाता है। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान करना। देखिए, ग्रेड प्रदान करना ये निगेटिव है, तो गलत हो गया। सफल और असफल विद्यार्थियों की पहचान करना ये भी निगेटिव है, तो ये भी गलत हो गया।
विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, ये बिल्कुल सही है। आकलन का मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य यही है। अंकों की व्यापकता का पता लगाना, अंक के लिए नहीं कराया जाता है मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक आकलन सत्र के अंत में किया जाता है? नहीं, केवल मानकीकृत, केवल भी निगेटिव टैग वर्ड है, मानकीकृत भी, तो ये ऑप्शन आप कट कर दीजिए। केवल है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? थर्ड, समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है रचनात्मक आकलन। मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए? मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें। मुख्यतः आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन करें। जो आपकी वार्षिक होती है और अर्धवार्षिक परीक्षा वही कही जा रही है। आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन यानी अर्धवार्षिक परीक्षा, और वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों परीक्षाएं जो है आपका निगेटिव है, तो ये तो गलत हो गया। सत्र के अंत में ही मूल्यांकन करें, गलत। सत्र के शुरू में ही मूल्यांकन करें, तो ये भी गलत। मूल्यांकन जो है एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। देखिए, जब आप बच्चे का निरंतर मूल्यांकन करते रहेंगे तो उसमें जो भी कमी होगी उसी समय आप उसे दूर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने जो है आधा पाठ्यक्रम पढ़ा दिया, अब आप मूल्यांकन कर रहे हैं, उससे पहले ही चैप्टर में प्रॉब्लम है, उसे अच्छे से नहीं समझ में आया, या फिर तीसरे चैप्टर में प्रॉब्लम है, या कई सारे चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो क्या फिर से आप पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ा सकते हैं ना। लेकिन वहीं पे जब आप चैप्टर पढ़ा रहे थे तभी लगातार आप उसका मूल्यांकन करते जाते, तो उसी समय आप क्या कर सकते थे? उसे वो चीज़ समझा सकते थे, उसमें सुधार कर सकते थे। तो इसीलिए मूल्यांकन जो है एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना, देखिए प्रतिस्पर्धा निगेटिव। असफलता का डर पैदा करना, ये भी निगेटिव। असफल के रूप में वर्गीकृत करना, तो ये भी निगेटिव। आपको बच्चे को सफल या असफल के आधार पर वर्गीकृत नहीं करना है। इनफैक्ट किसी भी आधार पे आपको बच्चों का वर्गीकरण नहीं करना है। एनसीईआरटी 2005 में जो है साफ साफ कहा गया है कि बच्चे को किसी भी आधार पर वर्गीकृत नहीं करना है। न जाति, न धर्म, न लिंग, न उनकी सांस्कृतिक बैकग्राउंड, न सफल असफल, न अंक के आधार पे, न ग्रेड के आधार पे, किसी भी आधार पे बच्चे को वर्गीकृत नहीं करना है। न उनमें असफलता का डर पैदा करना है। बच्चा जब डरेगा तो वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा। आप उसे स्वतंत्र वातावरण में बिना भय के सीखने दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, ताकि जो भी चुनौतियां हो उन्हें आप लोग दूर करें और बच्चा जो है अच्छे से सीख सके। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? मानकीकृत पाठचर्या, मैंने आपको कितनी बार बताया कि मानकीकृत शब्द जो है निगेटिव टैग वर्ड है। अगम इमारती ढांचा, ये भी निगेटिव हो गया। रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा, ये भी निगेटिव हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो 100% सही रहेगा, गलत होने की कोई भी चांसेस नहीं है। बच्चे रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर सीखते हैं।
अमूर्त से मूर्त की ओर, तो बच्चे जो है मूर्त से अमूर्त की ओर सीखते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर सीखते हैं, यानी पहले जो चीज़ उनको दिखाई देती है उनको सीखते हैं, फिर उसके बाद वो कल्पना करना स्टार्ट करते हैं, यानी जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है उसके बारे में भी वो सीखते हैं। सांकेतिक से चित्रात्मक, तो ये भी आपका गलत हो गया। बच्चे पहले चित्रात्मक फिर उसके बाद सांकेतिक की ओर सीखते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर सीखते हैं, तो ये भी गलत। सरल से जटिल की ओर, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो गया। कक्षा में एक दृष्टिबाधिता से जूझते शिक्षार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? दृष्टिबाधिता यानी उसे देखने में प्रॉब्लम है। जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए, संप्रत्यय के विवरण हेतु चार्ट दिखाना चाहिए, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उनकी तरफ बार बार देखना चाहिए। जब बच्चा देख ही नहीं पा रहा है तो आप उनकी तरफ देखिए ना देखिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। सांकेतिक भाषा का अगर आप प्रयोग करेंगे तो बच्चा देख ही नहीं पाएगा, क्या मतलब है इसका। संप्रत्यय के विवरण हेतु चार्ट दिखाना, बच्चा देख ही नहीं पा रहा तो आप उसे चार्ट दिखा के क्या सिखाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत है। जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा देख नहीं पा रहा है तो वह सुन के सीखेगा। वंचित वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में मदद के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए, उन्हें एक अलग क्षेत्र में पढ़ाना चाहिए, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मानकीकृत शब्द निगेटिव है तो गलत। उन्हें अलग क्षेत्र में पढ़ाना चाहिए, मैंने कितनी बार आपको बताया है कि बच्चों को वर्गीकृत नहीं करना है, उन्हें अलग से कुछ भी नहीं पढ़ाना है। कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए। मान लीजिए आपकी कमजोरी को आपकी क्लास के सामने उजागर किया जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, इससे क्या होगा कि बच्चे में हीन भावना आएगी, तो ये आपका गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका वो बिल्कुल सही है। सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। वंचित समूह से आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है? विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना, कक्षा के सभी बच्चों के लिए एक समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना, उन्हें किसी विशेष स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बाध्य करना, उन्हें उसी स्कूल के एक अलग सेक्शन में पढ़ाना। तो बच्चे को आपको अलग सेक्शन में नहीं पढ़ाना है, ना किसी विशेष स्कूल में प्रवेश के लिए बाध्य करना है। कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो बिल्कुल सही है। विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सीखते हैं, उनमें सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है, वे नए क्रियाकलापों को करने का जोखिम टालते हैं, वह मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में, वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं, नहीं, वो अपसारी चिंतन करते हैं। अपसारी चिंतन यानी एक समस्या के कई सारे हल।
उनमें सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है। अगर कम ग्रहणशीलता रहेगी तो वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी कहाँ होगा? ये भी गलत है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी तो किसी भी चीज़ को जल्दी सीख जाते हैं। वे नए क्रियाकलापों को करने का जोखिम टालते हैं नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। वह मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है तब वह किस अवस्था में होता है? उच्च स्तरीय चिंतन नहीं, अनुरूपक चिंतन नहीं, प्रकारात्मक स्थिरता। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है, राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थी, औसत समझ वाले विद्यार्थी, अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी, अतिशय रूप से विश्वस्त। अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत कर रही है, तो बताइए कौन सी विद्यार्थी है? विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं? नहीं। वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है वो किसी भी चीज़ को आसानी से और जल्दी सीख जाते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, तो ये बिल्कुल सही है। उनके विचारों में रचनात्मकता और मौलिकता की कमी होती है, कमी नहीं होती है, अधिकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनावाद किसका समर्थन करता है? शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का, शिक्षकों द्वारा नए ज्ञान की अस्वीकृति का, पहले से अर्जित ज्ञान के पुनरुत्थान का, रटकर याद करने के ज्ञान के प्रदर्शन का। रचनावाद किसका समर्थन करता है? रचनावाद के अनुसार बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, वो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, बाकी तीनों जो है वो गलत है। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है? उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता की कमी, बाधित संप्रेषण कौशल, दूसरे के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति। प्रतिभाशाली बच्चे में जो है उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब आप लोग बताइए कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? और जिन्होंने भी इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।